हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 64वां दिन है और इसमें हम जीएस पेपर 4 के एक केस स्टडी का डिस्कशन करेंगे एथिक्स का, और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप चुटकियों में केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और केस स्टडी पेपर 4 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और जो कि इस जो नया सीरीज़ है इसका नाम ने रखा है जीएस थ्रू आंसर राइटिंग, यानी हमारे जीएस का कंटेंट भी तैयार होते जा रहा है समय के साथ साथ। तो देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में जानकारी देख सकते हैं। 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो सीधे केस स्टडी पे चलते हैं और सोचने का प्रयास करते हैं कि ऐसी केस स्टडी कैसे सॉल्व करेंगे। और ऑलरेडी मैंने केस स्टडी पे काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि केस स्टडी के जितने वीडियोज़ हैं अभी तक टोटल 63 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो उसमें से आप केस स्टडी की वीडियोस को अलग करें। और आप देखेंगे थंबनेल्स में सबसे ऊपर ही लिखा होता है कि केस स्टडी है, जीएस पेपर 4 है, क्या है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इवन आप देख सकते हैं, तो कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। केस स्टडीज़ के सारे वीडियोज़ देखें, क्योंकि मैंने सारी टाइप्स बताई है, बेसिक्स बताई हैं कि कैसे केस स्टडी में सोचते हैं, क्या करने का प्रयास करते हैं केस स्टडी में, और आज भी मैं उसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। तो प्रश्न पढ़ते हैं। विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत विरोध प्रदर्शन का अधिकार क्या है? आपको सम्मेलन का अधिकार है। आर्टिकल 19(1)(b) सम्मेलन का अधिकार आपको देता है, और यही विरोध प्रदर्शन के अधिकार की नींव रखता है। तो यही बात बोला है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, लेकिन विरोध प्रदर्शन प्रायः एक हिंसक मोड़ ले लेते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली दंगे हुए ये सब, और जीवन व संपत्ति के हानि का कारण बनते हैं। इवन आपने जाट आंदोलन देखा होगा, तो ये सब एग्जाम्पल में दिमाग में बैकग्राउंड में रखते रहिए। हिंसक मोड़ ले लेते हैं और जीवन व संपत्ति के हानि का कारण बनते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों से निपटना एवं सामान्य स्थिति पुनर्स्थापित करना पुलिस बल का कर्तव्य है। तो पुलिस बल का कर्तव्य क्या है? पुनः सामान्य परिस्थिति वापस क्या की जाए? स्थापित की जाए, और ये पुलिस बल का कर्तव्य है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसी परिस्थिति में पुलिस बल को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसी परिस्थितियों में किन चुनौतियों का पुलिस बल को सामना करना पड़ता है। तो देखिए, अब इस आंसर को आप कैसे करेंगे, ये आंसर कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें मार्क्स लाएंगे? तो इसके सोचने का जो बेस्ट तरीका है कि पुलिस बल को कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, पुलिस बल के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे आप सोचेंगे? आप ये सोचिए, इस केस स्टडी में हितधारक कौन कौन से हैं। अगर कहीं पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो कौन कौन हितधारक है? जैसे आप एक बार इसको सोचिए, हितधारक कौन कौन से, यानी उसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आंसर लिखा जाए। और पुलिस बल की चुनौती क्या होगी? सभी हितधारकों की चुनौतियों का समाधान, यही पुलिस बल की चुनौती होगी। कैसे सभी हितधारकों को मैनेज किया जाए, कैसे सबकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाए, यही पुलिस बल की चुनौती होगी। तो आप आंसर आराम से लिख देंगे। यानी आपको बेसिकली क्या सोचना है, अगर इस प्रश्न की मैं डिमांड की बात करूं तो आपको यही सोचना है कि कौन कौन से हितधारक हैं, वही आप क्लियर कर लेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लीजिए दंगा होता है, जैसे मैं बात करूं अगर दिल्ली दंगे हो रहे हैं तो वहां पे क्या क्या होता है? एक, पुलिस बल स्वयं वहां पे मौजूद होता है, तो एक सबसे बड़ा हितधारक पुलिस बल ही है। दूसरा कौन लोग होते हैं? जो धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं वो लोग, यानी धरनाकारी या प्रदर्शनकारी मैं लिख सकता हूं, धरनाकारी यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तीसरे कौन लोग होते हैं? वहां पे आप देखेंगे एनडीटीवी, आज तक, ये लोग पहुंचे रहते हैं, यानी मीडिया कर्मी। स्लैश लगा दे रहा हूं, किस माध्यम से पहुंचते हैं? जनरली फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से पहुंचाई जाती है, यानी सोशल मीडिया। एक हितधारक ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और सोचिए, पुलिस बल हो गया, धरनाकारी हो गया, मीडिया हो गया। अब और सोचिए और कौन कौन वहां पर होता है? तो वहां पर आम जनता भी, अगल बगल आम जनता भी होती है, तो आम जनता भी एक बड़ी प्रॉब्लम में है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं राज्य, जिसके अंतर्गत धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो ये सारे हितधारक हैं। ठीक है, ये सारे आपके सामने हितधारक हैं। अब सबके समझ क्या क्या चुनौती आ रही होगी, उस बात को आपको लिख देनी है। यही पुलिस बल की सामने चुनौती है कि कैसे इन सभी हितधारकों को मैनेज करें। मतलब पुलिस बल के सामने अगर बात करूं, बेसिक चुनौती क्या है? अपनी जान कैसे बचाएं। भाई, पुलिस बल की खुद के रिलेटेड चुनौती क्या है? अपनी जान कैसे बचाएं, कुछ ऐसी गलती ना दोहरा दें कि पता चला पूरी मीडिया में आग लग गई और लोगों ने सनसनीखेज खबरें बता दी कि पुलिस बल ने जानबूझ के दंगा भड़का दिया। कुछ ऐसा ना करें, या ऐसा लगे कि पुलिस बल ने खास वर्ग के लोगों को ही चोट पहुंचाई, खास वर्ग के लोगों को नहीं कुछ बोला, तो वो बात ना हो जाए। ठीक है, तो इस बात को समझिए। ठीक है,
अब इसके बाद आप ये समझिएगा मीडिया एवं सोशल मीडिया, ठीक है, और धरनाकारी को कैसे मैनेज करें, यानी धरनाकारी के संबंध में एक चुनौती हो जाएगी। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया, ताकि अफवाह न फैले, ठीक है, ये बात समझिए। और क्या है, आम जनता एक बड़ा है कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, आम जनता जल्दी जल्दी कानून व्यवस्था इन लोग का लागू हो जाए, तो पुलिस बल के समझ ये चुनौती है। और राज्य, भाई सीधी बात है, ऐसा कुछ गलती हो गया तो सीधे ट्रांसफर और आजीविका पे संकट आ जाएगा। तो पुलिस बल के सामने यही सब चुनौती है, इसी को लिखना है। तो अब देखते हैं किस तरह से लिखना है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए सोचने का तरीका क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ऐसे प्रश्नों में हितधारक सोचिए कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हितधारक आपके दिमाग में आ गया। तो पुलिस की हर हितधारकों के प्रति क्या क्या चुनौतियां होंगी, जो जो हितधारक हैं सबके प्रति पुलिस की क्या क्या चुनौतियां होंगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि वही आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि हर हितधारक के प्रति पुलिस की क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो मैंने यहां पे हितधारक सारे बता दिए। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट पढ़ते हैं एक बार। बी पार्ट क्या है, एक राज्य की राजधानी के एसपी के रूप में जहां इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन प्रायः होते रहते हैं, इस तरह की परिस्थिति का सामना होने पर आप कैसे निपटेंगे। ठीक है, आप राज्य की राजधानी के एसपी हैं और वहां पे बार बार प्रदर्शन हो रहा है, जैसे आप ये लखनऊ में या फिर दिल्ली में, और आप वहां पे एसपी हैं। यानी मैंने केसरी में ऑलरेडी इस बात को बता चुका हूं कि आपको अपने पद का पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। आपको पहली बात दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो अपना पद, एसपी के पद पर है, दूसरा पद की शक्तियां, आपके पास कितनी शक्तियां हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, अगर मान लीजिए मैं एक आम नागरिक होता तो दंगे में मेरे पास ये शक्ति थोड़ी ना होती कि मैं धारा 144 लगवा देता, मैं कहता कि धारा 144 लगा दो, या मैं एम्बुलेंस इकट्ठा करके वहां पे रख लेता। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि आपके पास क्या है, ये सारी बातें हैं, है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये सारी चुनौतियों पे ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे लिखेंगे आंसर। तो आंसर में एक इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस बात को देखिए। तो अब एसपी, आप एसपी के रूप में, अभी मैं सेकंड पार्ट थोड़ा सा और डिस्कशन कर लूं। आप एसपी के रूप में हैं और आपको अब क्या करना है, इस परिस्थिति से निपटना है। ये जो परिस्थिति हो गई है कि अगर दंगे प्रदर्शन भड़क जाए, कुछ बवाल हो जाए, तो आपको इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना है। तो आप कैसे करेंगे, सीधी बात है, आप एसपी हैं यानी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, इस बात को समझिएगा। वहां पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां के आप हेड हैं। आपके ऊपर एक हेड भले से एसएसपी है, लेकिन वहां पे तत्कालिक तौर पे जनरली एसपी वहां पे हेड होता है पुलिस डिपार्टमेंट का। और हमने प्रश्न के पहले पार्ट में क्या कहा था कि पुलिस बल को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो पुलिस बल की जो जो चुनौतियां हैं, अगर एसपी वही सब चुनौतियों का समाधान कर दे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा पार्ट भी हो जाएगा कि आप कैसे निपटेंगे। यानी जो जो चुनौतियां हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि अलग अलग हितधारक हैं, सबके लिए कुछ कुछ चुनौतियां हैं। एसपी के समझ सबके पास कुछ कुछ चुनौतियां हैं, पुलिस बलों के समझ चुनौतियां हैं। एसपी अगर इन सभी चुनौतियों से निपट जाए, इसको टारगेट कर ले कि पुलिस बल की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाए, धरनाकारियों की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाए, मीडिया सोशल मीडिया की जो प्रॉब्लम है इसका समाधान हो जाए, आम जनता की जो प्रॉब्लम है इसका समाधान हो जाए, ठीक है, राज्य की जो प्रॉब्लम है इसका समाधान हो जाए, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे धरना प्रदर्शन आराम से मैनेज हो जाएगा। यही बात आपको लिखनी है। तो अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 19(1)(b) के तहत आपको क्या है, सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा हुआ है। तो मैंने वही लिखा, संविधान का अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को सम्मेलन का अधिकार देता है, हालांकि यह लोक व्यवस्था के युक्ति युक्त निर्बंधनों के अधीन है। हालांकि जो आपको मिला हुआ है अधिकार सम्मेलन करने का, तो आप लोक व्यवस्था से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, आपको लोक व्यवस्था तोड़ने की छूट नहीं है। तो मैंने वही बात इंट्रोडक्शन में बता दी। पार्ट ए बताया, पार्ट ए का आंसर तुरंत लिखना शुरू कर दिया। अतः धरनों के उग्र होने पर पुलिस बलों के समक्ष निम्न चुनौतियां होती हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि कैसे लिखेंगे। देखिए उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला, पुलिस बलों से संबंधित चुनौती होती है कि भाई उसमें क्या होता है, पहली चुनौती अपने स्वयं के जीवन के समक्ष खतरा होता है कि धरने उग्र हो जाते हैं, तो सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण होता है, पुलिस बलों के ऊपर। तो मैंने वो पॉइंट लिख दिया। ठीक है, कहीं भी देखिए दिल्ली दंगे में भी आप देखेंगे कि गोली वोली मार दी थी पुलिस बलों के ऊपर, एक इवन आईबी के कर्मचारी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें आप बताएंगे कि पुलिस बलों से संबंधित पहला खतरा होता है कि उनकी जान के ऊपर खतरा। भाई ईंटा लेके एक एक ईंटा भी लग गया तो पुलिस बल तो गए काम से। दूसरा, पुलिस बलों से संबंधित दूसरी चुनौती क्या होती है, ऐसी परिस्थितियों से निपटने का अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव। तो ये बात एक बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस बलों से संबंधित कि उनको अनुभव नहीं होता है, बिल्कुल अचानक से दंगा आ जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाली जो बात है, और ये एथिक्स का एक कीवर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस,
उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है, समझ नहीं पाते हैं कि दंगे को कैसे मैनेज करें। दंगा मैनेजमेंट की उनको प्रशिक्षण की बिल्कुल अभाव होता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, दूसरा मैंने बता दिया। तीसरा पुलिस बलों से संबंधित प्रॉब्लम क्या है? स्थानीय पुलिस बलों का राजनीतिकरण। यानी ऑब्वियस सी बात है, दंगा हो रहा है तो दो पक्षों के बीच में दंगा हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो हो सकता है जो पक्ष है वो किसी बात पे लेके धरना प्रदर्शन उग्र हो गया हो, तो पुलिस बल क्या होती है? राजनीतिक हो जाती है। जनरली जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पक्ष में काम करती है, और जनरली क्या करती है? विपक्ष वालों को आप देखेंगे पुलिस बल, क्योंकि राज्य का विषय है तो क्या होता है? विपक्ष वालों को प्रताड़ित किया जाता है, तो राजनीतिकरण हो जाता है। और ये पुलिस बल से रिलेटेड चुनौतियां हैं। ठीक है, ये बात हो गई। बी, प्रदर्शनकारियों से संबंधित क्या चुनौतियां हैं? दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरे हितधारक प्रदर्शनकारी हैं तो क्या चुनौतियां हैं? उदाहरण, उग्र धरनों में बल का प्रयोग कब, कहां और कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, तो देखिए पुलिस के समक्ष दूसरा हितधारक प्रदर्शनकारी हैं। अब मान लीजिए प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने पटरियां उखाड़नी शुरू कर दी, या फिर क्या किया? बसों में आग लगाना शुरू कर दिया। अब पुलिस को यह समझने में, पुलिस के समक्ष एक नई चुनौती आ जाएगी कि कैसे बल का प्रयोग कब करें। मतलब अभी उखाड़ने जा रहे हैं, या फिर हमें लग रहा है कि अब उखाड़ना शुरू करेंगे या आगजनी शुरू करेंगे तभी कर दें, मतलब प्री कर दें, है ना, यानी पहले कर दें। ठीक है, कहां करें, किस जगह पे करें, कितनी मात्रा में करें, उनके ऊपर गोली चलवा दें। बल का प्रयोग क्या करना है आपको भाई? गोली चलवा दें, वाटर कैनन चलाएं, आंसू गैस के गोले मारे, लाठीचार्ज चलाएं, तो कितनी मात्रा में बल का प्रयोग किया जाए। तो पुलिस बल के समक्ष दूसरी चुनौती ये आती है। तीसरी चुनौती की बात करूं तो तीसरा हितधारक कौन सा मैंने बताया था? मीडिया एवं सोशल मीडिया। तो ये क्या होता है? पुलिस बल के समक्ष तीसरी चुनौती क्या होती है? ये लोग क्या करते हैं? थोड़ी सी चूक को, मान लीजिए पुलिस बल ने थोड़ी सी चूक कर दी, है ना, किसी को पकड़ के पीट दिया, तो ये क्या करेंगे? उसको सनसनीखेज बना देंगे, बोलेंगे कि देखिए पुलिस बल इस पार्टी से मिली हुई है और इस पार्टी के लोगों को मार रही है, तो सनसनीखेज बना देते हैं और अशांति में और अधिक वृद्धि हो जाती है। तो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो और उग्र हो जाते हैं और बवाल बढ़ जाता है। चौथा, आम जनता एक हितधारक है। तो पुलिस बल के समक्ष आम जनता से रिलेटेड क्या चुनौती है? किस प्रकार स्थिति की पुनर्बहाली तुरंत की जाए और आम जनता को पुनर्विश्वास में लाया जाए। ठीक है, इस पॉइंट को आप थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा कम करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं 4 पॉइंट्स को आप थोड़ा आगे पीछे, कम अधिक, दाएं बाएं करके लिख दें, यही आपका आंसर है। और ऑलरेडी मैंने पूरा मॉडल आंसर ही मैंने लिखा है, यहाँ पे मॉडल आंसर से ही हम बात कर रहे हैं। पार्ट बी पे चलते हैं कि एक एसपी के रूप में आप कैसे निपटेंगे। तो देखिए, एसपी के रूप में निपटने का मैंने ऑलरेडी आपदा प्रबंधन में बहुत बार इस चीज को चर्चा कर ली है। हम क्या करते हैं, इसको आप समझिए धरना प्रदर्शन, दंगा हो जा रहा है तो ये आपदा है। धरना प्रदर्शन को एक आपदा के तौर पे ले लीजिए, अचानक से हो रहा है, आपदा भी तो यही होती है, अचानक से आती है। तो आपदा में हम क्या करते हैं? आपदा को कैसे प्रबंधन करते हैं? आपदा पूर्व गतिविधियां कुछ करते हैं। ठीक है, आपदा पूर्व गतिविधियां करते हैं। इवन उसके बाद क्या करते हैं? आपदा के दौरान कुछ गतिविधियां करते हैं, आपदा के दौरान, और आपदा के पश्चात कुछ गतिविधियां करते हैं। ये काम करते हैं आपदा प्रबंधन में। तो आप कह सकते हैं धरना प्रबंधन में भी आपको यही काम करना है। अच्छा, और प्रश्न क्या था, एक बार वापिस समझाता हूं, प्रश्न को दिखा देता हूं क्या लिखा है। एक ऐसी राजधानी में जहां पे विरोध प्रदर्शन होते जा रहे हैं, मतलब जंतर मंतर के एसपी हैं हम, जंतर मंतर में हमेशा विरोध प्रदर्शन होता रहता है। पता चला कब वो मारपीट और धरना उग्र हो गया, तो आप ऐसे ही इलाके के कि हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रह रहा है, मतलब आपकी जिंदगी सेट हो गई है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चक्कर में आप पड़े हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप कई काम करेंगे, मैंने वही लिखा। प्रदर्शन पूर्व कुछ काम उठाएंगे, प्रदर्शन के बाद कुछ, मतलब प्रदर्शन के दौरान कुछ काम उठाएंगे कि अगर प्रदर्शन उग्र हो गया तब क्या करेंगे, वो काम आपको कुछ करना है। उसके पश्चात क्या करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, यानी उसके पश्चात किस तरह से प्रबंधन करेंगे, तो आप ये करेंगे। अच्छा, इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कैसे सोचना है इसको भी। तो देखिए, मैंने एक तरीका ये बताया इसको कैसे सोचेंगे, एक मैंने आपको तरीका बताया कि जो पुलिस बल के समक्ष चुनौती थी, क्योंकि आप एसपी हैं, उन्हीं चुनौतियों का समाधान कर देंगे तो आपका केस स्टडी का पार्ट बी सॉल्व हो जाएगा। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी थी। ठीक है, उन्हीं के हितधारकों की चुनौतियों का समाधान कर देंगे तो केस स्टडी सॉल्व हो गई। बहुत ईजी केस स्टडी है, मतलब हम कह सकते हैं लल्लू छाप केस स्टडी है, आराम से हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि ये समझिए, सिंपल सी बात है, यूपी में धरना प्रदर्शन हो रहा था, सीए, ठीक है, सीए हो रहा था। यूपी सरकार ने क्या किया भाई, सबका वीडियोग्राफी करा के फोटो खींच खींच के लगा दिया। ठीक है, तो यूपी नाम हम मत लिखिएगा, ऐसा कुछ सजेशन आप दे सकते हैं कि हम क्या करेंगे, वीडियोग्राफी करा के और समझा देंगे, डरा देंगे उन लोगों को कि तुम्हारी वीडियो जा रही है और धरना एक बार कम हो गया तो जितना तुम बस जला रहे हो, जितना तुम पटरी उखाड़ रहे हो, सब तुम ही से दोबारा लगवाएंगे। अब बस जलाए तो बस की राख इकट्ठा करके तुम ही पैसा दोगे और तुम्हारा ही घर कुर्क किया जाएगा। ऐसी चीजें जब आप ऐसे डराएंगे तो थोड़ा लोगों में भी डर आता है, यार सही बात है। अब जैसे एक बार यूपी सरकार ने ऐसा कर दिया, अब अगली बार धरना प्रदर्शन होगा तो लोग इस बात को दिमाग में रखेंगे।
ठीक है। और खास करके जो लोग एक बार पिट चुके हैं, जो लोग एक बार इस चक्कर में पड़ चुके हैं, जिन लोग की फोटोज आ चुकी हैं, वो लोग तो अगली बार धरना प्रदर्शन में नहीं जाने वाले, ये श्योर है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप दिमाग में रख सकते हैं, उसको सोच के आप कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करूंगा, वही देखिए आंसर बताऊंगा कि प्रदर्शन पूर्व क्या क्या काम करूंगा। तो प्रदर्शन पूर्व क्या क्या करूंगा कि भाई प्रदर्शन में ऐसी कुछ हरकतें हों, उसके लिए तैयारी करूंगा। तो देखिए, धरने प्रदर्शन की जगह का पूर्व निर्धारण कर दूंगा कि एक भाई फिक्स जगह पे तुमको धरना प्रदर्शन करना है, इसी रास्ते से तुमको जाना है। जैसे मान लीजिए मुझे कनॉट प्लेस जाना है, तो कनॉट प्लेस जाने के कई रास्ते रहते हैं। ऐसे देखेंगे कनॉट प्लेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और ये रिंग रोड टाइप की ऐसे बनी हुई है। तो मैं कह दूंगा कि रोड नंबर 1, ठीक है, रोड नंबर 1 पे जा सकते हो, 2, 3 पे आपको जाने की अनुमति नहीं है। और रोड नंबर 1 को मैं क्या करूंगा, चारों तरफ से बढ़िया से सील कर दूंगा, बैरिकेटिंग लगा दूंगा कि यहां से इधर लोग ना भटके, इधर से इधर लोग ना भटके, इतने दूर में कंट्रोल लें। और सीधी बात कहूंगा कि यहां से आप रास्ता भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा, और प्रदर्शन की जगह कहां है, कनॉट प्लेस, तो ये फिक्स कर दूंगा कि यहीं पे आपको धरना देना है। इसके अलावा आपको किसी मॉल वॉल में धरना प्रदर्शन देते नहीं घुसना है, ठीक है। तो ऐसे मैं कुछ काम करूंगा। तो मैं वही लिखा मैंने कि प्रदर्शन की जगह का पूर्व निर्धारण, और वहां क्या करूंगा, कैमरे, ड्रोन एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउड स्पीकर बोलते हैं सिंपल से, वही लिख दीजिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मैंने लिख दिया, इसकी व्यवस्था करूंगा। इवन अगर आप दीपक रावत को फॉलो करते हैं जो डीएम है, तो हाल में उन्होंने लिखा कि पोल के यूज, ऐसे कुछ वीडियो आई है एक पोल का यूज, तो मैंने देखा, आप देखेंगे कि पोल बना रखा है, पोल के अंदर ही साउंड सिस्टम है, पोल में ही कैमरे लगे हुए हैं, और पोल में पूरी लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लाइट कैमरा एक्शन सारा पोल में ही है। ऐसे पोल 4-5 लगवा दीजिए पूरे इलाके में, है ना, पता भी ना चले उन लोगों को कि यहाँ पे भाई कैमरा वैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है, ये काम कर दीजिए, ठीक है। और उसमें लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है, तो आपको अचानक से अगर बोलना रहे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का मतलब अचानक से कुछ बोलना रहे एसपी के रूप में आपको, तो आप बोल सकते हैं, मतलब धमका सकते हैं कि देखो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, उग्र आगजनी कर रहे हो, तो वापिस भरोगे, ऐसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम ये लगवा दूंगा, वहां पे व्यवस्था कर दूंगा। दूसरा क्या करूंगा, प्रदर्शन में किसी प्रकार के हथियार ना आने देना, तथा आयोजकों से इस संदर्भ में पूर्व कंसेंट प्राप्त करना। भाई जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके कुछ आयोजक होंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जामिया मिलिया में भी धरना प्रदर्शन हो रहा था, हर जगह तो कुछ आयोजक होते हैं जो भीड़ को नियंत्रित करते हैं, आगे बोलते रहते हैं, वही लोग तो धरना प्रदर्शन करते हैं, और वही लोग उग्रता भी फैलाते हैं। तो मैं उनसे ही प्री कंसेंट ले लूंगा कि देखो कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम समझना, हथियार है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो उनसे प्री कंसेंट लूंगा, और अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा कि हथियार ना आने पाए। भाई जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है ये इलाके में, यहाँ पे कोई हथियार ना आने पाए, तो किससे आप मारेंगे, किसके हमला करेंगे, तो ये काम ना हो, भाई पत्थर वत्थर ना मिल जाए वहां पे, इस तरह की व्यवस्था करूंगा। तो पूर्व कंसेंट प्राप्त कर लूंगा। आसूचना एकत्रण करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन बंदा ले आने वाला है, या कैसा धरना होने वाला है, या जो धरना के आयोजक हैं वो लोग कहीं ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं कि धरना में बवाल कुछ होगा। इस प्रकार का मैं क्या करूंगा, इंटेलिजेंस इकट्ठा करूंगा। तथा अन्य विभागों यथा एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की व्यवस्था के प्रयास, ठीक है। तो अन्य विभागों से भी बातचीत समन्वय करने का प्रयास करूंगा। असल में देखिए एक लोचा है, मैं आपको थोड़ा सा लोचा समझा देता हूं क्या है, उसको आपको भी चेक करना होगा, थोड़ा आपको भी इसमें कोशिश करनी होगी। आप अगर इस क्षेत्र के डीएम होते और आप एसपी हैं, दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझ रहे हैं। पहला अंतर ये, एसपी केवल पुलिस विभाग का प्रमुख है, वहां पे जो पुलिस विभाग है उसका हेड है वो। डीएम क्या है, सबका हेड है। यानी अगर आप समझिए, एसपी ऑर्डर नहीं देके कह सकता है सीधे डायरेक्ट कि मुझे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी चाहिए, एसपी फायर ब्रिगेड डायरेक्ट नहीं मंगा सकता, ठीक है, इस बात को समझिएगा। एसपी डीएम से बोलेगा, इस बात को समझिएगा, तो डीएम से बोलेगा तब डीएम साहब बोलेंगे, ठीक है। धारा 144 भी लगानी है, मान लीजिए धारा 144 आपको लिखना है कि मैं धारा 144 लगा दूंगा। आपको इस बात को समझना होगा यार, आप एसपी हैं, आपकी औकात स्पेशल है, आपको धारा 144 लगाने की अनुमति नहीं प्राप्त है। आप डीएम से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया धारा 144 लगा दो। तो अब ऐसी हरकतों से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आंसर को मैंने मोल्ड किया आप वैसे मोल्ड करेंगे। मैंने क्या मोल्ड किया, मुझे नहीं पता कि एसपी के पास स्पेशल क्या क्या पावर है, तो मैंने क्या किया, लिख दिया फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करवाऊंगा, व्यवस्था के प्रयास करूंगा। अब व्यवस्था मतलब जो व्यवस्था होगा, उपयुक्त अधिकारी जो होंगे, डीएम होंगे, एसएसपी होंगे, हो सकता है कमिश्नरी प्रणाली हो तो एसएसपी हो, तो जो भी है मैं उनसे व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। इस बात को आपको दिमाग में समझना है। और ऑलरेडी मैंने सारे जितने बैक, अगर आपने केस हिस्ट्री देखी होगी, ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पोस्ट कौन सी है, और आपको पोस्ट का पता होने के बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पोस्ट में आपके पास पावर कितनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो ये मैंने पूर्व व्यवस्था कर ली। अब उग्र हो गया मान लो धरना प्रदर्शन, तब मैं क्या करूंगा, तो उग्र होने के बाद मैं क्या करूंगा, पहले तुरंत अटैक नहीं कर दूंगा, पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करूंगा, दिमाग को शांत रखूंगा, स्थिर रखूंगा, सोचूंगा कि क्या करना चाहिए।
तो नेतृत्व से बातचीत करूंगा, नेतृत्व की पूछूंगा कि यार धरना प्रदर्शन ऐसा उग्र क्यों कर रहे हो, जो लाउड स्पीकर लगवा रखा है शुरू में उसका यूज करूंगा, कहूंगा सब लोग आ जाइए, आयोजक लोग सुन लीजिए बात को, अपनी बातें रखिए, उग्रता मत दिखाइए, मुझसे बात करिए, आइए हम बात करते हैं, मिलजुल के बात करते हैं, धरना प्रदर्शन उग्र मत करिए। तो नेतृत्व से बातचीत करूंगा और उनको डराऊंगा भी, अपेक्षित कार्यवाही, ठीक है, की घोषणा करूंगा, ठीक है, ये बताऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, उनको समझाऊंगा कि देखो बल प्रयोग हो जाएगा, कैमरे और ड्रोन के बारे में, आप ड्रोन के द्वारा आपकी पहचान की जा रही है तो आपसे वसूली भी होगी बाद में, तो अभी जितना जलाना है जला लो, बाद में सारी वसूली होगी। तो मैं ये सब भी उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बता दूंगा, ठीक है। तो नेतृत्व से बातचीत करूंगा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बताऊंगा। तुरंत क्या करूंगा, इंटरनेट कनेक्शन तुरंत रोकना है। क्यों भैया, जो दंगे यहाँ पे धरना प्रदर्शन, मान लीजिए लिमिटेड लोग हैं, 500 लोग, मान लीजिए ऐसे 500 लोग धरना कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप से शेयरिंग करते हैं उल्टी सुल्टी खबरें। इससे क्या होता है, 500 के हर 3 लोग, है ना, कि कौन सी मूवी, जय हो मूवी थी ना, कि एक के साथ एक 3 की सहायता करिए, 3 अगले 3 की, 3 अगले 3 की। ये लोग क्या करते हैं, यही 500 लोग चेन बनाते जाते हैं और भीड़ इकट्ठा होते जाती है और इवन दूसरे इलाकों में भी धरना प्रदर्शन फैल जाता है। यहाँ पे कुछ हुआ, ये लोग अफवाह फैला देते हैं, तो अन्य इलाकों में भी विवाद हो जाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन रोकने का प्रयास करूंगा, डीएम से कहूँगा, या फिर मैं यही लिखूंगा कि इंटरनेट कनेक्शन रोकने का प्रयास करूंगा, व्यवस्था करूंगा इंटरनेट कनेक्शन रोकने की, ताकि अफवाह न फैले। उग्र तत्वों की पहचान करूंगा एवं उन्हें भीड़ से अलग करूंगा। सीधी बात है, पता है कि यार ये 2 4 5, जैसे आप देखोगे ना गांव में लड़ाई होती है तो क्या होता है, 2 4 लोग आगे कहते हैं अरे मारो मारो मारो, इसी को मारो मारो मारो, हल्ला करते हैं, कुछ काम दाम नहीं करते, मतलब खुद पत्थर नहीं फेंकते हैं, खाली मारो मारो चिल्लाते रहते हैं, ऐसे मारो मारो चिल्लाते रहते हैं। उन लोग को कैमरे से चेक करूंगा कि कौन लोग हैं भाई ऐसे हंगामा कर रहे हैं, है ना, और उन लोग को अलग कर दूंगा। तो जब ये लोग ये अलग हो जाएंगे, जो उग्र लोग हैं, ये जो खास 2 4 उग्र लोग हैं, इन लोग को ये अलग कर लूंगा, तो धरना अपने आप थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा अपने आप, है ना, ये काम करूंगा। तो ये लिखूंगा कि भीड़ से उनको अलग कर लूंगा। भीड़ को तितर बितर करने हेतु आंसू गैस के गोले, वाटर जेट इत्यादि का इस्तेमाल करना। अब मान लीजिए भीड़ मान ही नहीं रही है तो, है ना, ये करेंगे। इवन जरूरत पड़ने पे लिमिटेड लेवल पे फायरिंग भी कर सकते हैं, हवाई फायरिंग, है ना, ये भी कर सकते हैं लिमिटेड स्तर पे, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर मैं लिखूंगा ये काम करके तो कंट्रोल हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, अतः इस घटना से सबक लेना, यानी जो वीडियो रिकॉर्डिंग करा रखी है, जो बाकी चीजें ले रखी है, एक रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, इसका रिपोर्ट तैयार करना पूरी घटना की, कमियों का आकलन करना कि द्वारा लोक व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो मैं वही कह रहा हूं, 360 डिग्री फीडबैक मैं खुद को दूंगा, बार बार चेक करूंगा ताकि इस व्यवस्था को, जो राज्य की व्यवस्था है, उसको बनाई जा सके। तो आप देखेंगे मैंने सारे हितधारकों के हितों की पूर्ति इस आंसर के माध्यम से कर दी। और बेसिकली केस स्टडी का मतलब ये होता है, केस स्टडी का मतलब ये होता है, सबसे पहले आप हितधारक सोचिए, हितधारक की कौन कौन से हित हैं उसको सोचिए और सभी हितों को सॉल्व कर लीजिए। यही होती है केस स्टडी, एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले हमारा लेक्चर आज का यही समाप्त होता है। आप देख सकते हैं, अगर यूपीएससी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कई लोग लिखते हैं कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है और अलग अलग तरीके के, सर जीएस पेपर 1 किस तरह से पढ़ें, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बिगिनर सीरीज खोलें, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में हर चीज के आपके डाउट लगभग क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो कोई इशू नहीं है, आपको कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ना है, सेकेंड ARC कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ना है ना, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है, प्री का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, पाठ्यक्रम क्या है, ये सब ऑलरेडी मैंने हर चीज डिस्कशन कर रखी है। तो एक बार उसको आप अवश्य देखें। इवन मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूपी स्पेशल जो सीरीज चल रही है, इसको अधिक फ्रिक्वेंटली आपके सामने रखूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम इसी तरह से समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू।